हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर से गेनर एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं रेनू आज आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगी 12th क्लास साइकोलॉजी का हमारा सेकंड अध्याय आत्म एवं व्यक्तित्व। इसका जो है फर्स्ट पार्ट में हाफ लेसन हम कंप्लीट कर चुके हैं एंड सेकंड पार्ट में हम करते हैं कंप्लीट लेसन को। तो बच्चों देखते हैं आगे हमें कौन सा पॉइंट मिलता है। तो सबसे पहले है हमारा कि मनोगतिक उपागम। तो आज अब हम जानेंगे मनोगतिक उपागम के बारे में, जो कि किसके द्वारा दिया गया है। सिगमंड फ्राइड के द्वारा जो है हमारा ये सिद्धांत दिया गया है। तो इसमें इन्होंने क्या बताया है सिगमंड फ्राइड ने। सबसे पहले तो इनका ये मानना है कि जो व्यक्ति का अध्ययन करने के लिए जो ये उपागम है हमारा सिगमंड फ्राइड, इसे जो मनोगतिक उपागम, इसे जो है बहुत ज़्यादा लोकप्रिय माना गया है। और जो ये सिगमंड फ्राइड है ये एक चिकित्सक होते हैं। इन्होंने अपने सिद्धांत जो है वो अपने नैदानिक पेशे के दौरान विकसित किए हैं। ओके, और इन्होंने क्या किया है, इन्होंने शारीरिक और सांवेगिक समस्याओं से ग्रस्त लोगों के उपचार के लिए जो है सम्मोहन विधि का उपयोग किया है। सम्मोहन विधि के द्वारा इन्होंने लोगों के शारीरिक और सांवेगिक रूप से जितने भी प्रकार की समस्याएं हैं उन्हें जो है वो दूर करने का प्रयास किया है। और इन्होंने अपने सिद्धांत में क्या क्या बताया है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है हमारा इसके अंदर, एक है मुक्त सहचर्य विधि का प्रतिपादन इन्होंने जो किया है। उसमें क्या होता है कि जब मुक्त सहचर्य विधि में एक व्यक्ति अपने मन में आने वाले सभी प्रकार के विचारों, चिंतनों और जो है भावों को व्यक्त कर सकता है, अपने यानी कि खुल के व्यक्त कर सकता है अपने विचारों, भावों और चिंतनों को। तो ये इनकी एक इम्पोर्टेंट विधि है जो कि पूछी भी जाती है एग्ज़ाम में कि मुक्त सहचर्य विधि से आप क्या समझते हैं। ओके, तो इतना एक बार इनके बारे में हमने बताया आपको। फिर इसमें क्या है, एक पॉइंट आता है हमारा कि एक उपागम जो अभिप्रेरकों या अंतर्नोदों के अनुसार व्यवहार की व्याख्या करने का प्रयास करता है, यानी कि व्यक्ति के अंदर क्या चल रहा है उसकी भावनाओं को समझते हुए, उसके अभिप्रेरकों को समझते हुए उसके अनुसार जो है व्यवहार की व्याख्या एक व्यक्ति की जाती है इस उपागम के द्वारा। ओके, तो इसके बाद जो सिगमंड फ्राइड ने जो है वो चेतना के स्तरों के बारे में बताया है, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारा बनता है, एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है कि चेतना का स्तर जो है वो कितने प्रकार से है, किसके द्वारा दिया गया है और किस में हमें क्या बताया गया है, वो हम जान लेते हैं अब। ओके, तो सबसे पहले जो है हमारा चेतना के 3 स्तर माने गए हैं। पहले चेतन होता है, पूर्व चेतना होता है और एक अचेतन होता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं जो चेतन स्तर है हमारा वो क्या दर्शाता है हमें। चेतन स्तर में हमें बताया गया है कि व्यक्ति के अंदर व्यक्ति जो जितने प्रकार से चिंतन करता है, उसकी भावनाएं होती हैं, जो क्रियाएं व्यक्ति के द्वारा की जाती है, वो सब उसके प्रति लोग जो है वो जागरूक होते हैं। लोगों को की गई क्रियाओं के बारे में जो है वो पता होता है कि वो पूरी तरह से जागृति रखते हैं कि हाँ उनके साथ क्या हो रहा है, क्या उन्हें करना चाहिए, क्या उन्हें नहीं करना चाहिए। ओके, इसे जो है वो कॉन्शियस माइंड भी हम कह सकते हैं चेतना को। सेकंड हम बात करते हैं पूर्व चेतना की। पूर्व चेतना में क्या होता है, इसके अंतर्गत वे मानसिक क्रियाएं आती हैं जिसके प्रति लोग तभी जागरूक होते हैं जब वे उन पर सावधानी पूर्वक ध्यान केंद्रित करते हैं। ओके, यानी कि सेकंड आता है हमारी पूर्व चेतना, यानी कि व्यक्ति के द्वारा कुछ ऐसी क्रियाएं जिसके ऊपर उन्हें ध्यान लगाने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है,
ध्यान लगाने की आवश्यकता होगी, उस क्रियाओं के ऊपर ध्यान केंद्रित करेंगे तभी उनके प्रति ज़्यादा जागरूक हो पाएंगे। तो इसको लिया है उन्होंने जो है वो पूर्व चेतना के अंदर। ओके, चेतना में हमें दूसरे व्यक्तियों को भी, हमें भी साफ साफ सब कुछ दिखाई दे रहा है भी, हाँ ये व्यक्ति ये क्रिया करता है, इसके ऐसे भाव हैं। पूर्व चेतना जब पता लगा सकते हैं हम, जो कि हमारे ध्यान केंद्रित करने के बाद हमें अपनी शक्तियों का पता चलता है। ओके, थर्ड हम बात करते हैं अचेतन, जिसे बोला जाता है सबकॉन्शियस माइंड, जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल माना गया है इसे, अचेतन मन को बहुत ज़्यादा, यानी कि इसकी जो है वो, इसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले क्या है, जिसके अंतर्गत ऐसी मानसिक क्रियाएं आती हैं जिसके प्रति लोग जागरूक नहीं होते हैं, यानी कि जो हमारा अचेतन मन होता है, सबकॉन्शियस माइंड हमारा जो होता है, उसके बारे में लोग जागरूक नहीं होते हैं, क्योंकि उन्हें इसके बारे में यानी कि पूरे अच्छे तरीके से पता नहीं होता है इसकी पावर का, इसकी जो है शक्तियों का, कि किस तरीके से हम इसकी पावर को बढ़ा सकते हैं, कैसे हम इसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। तो देखने में आया है कि जो 95% लोग जो है अपने चेतन मन का यूज़ करते हैं किसी भी काम को करने के लिए, और ओनली 5% यूज़ होता है हमारे अचेतन मन का। अचेतन मन में क्या होता है, हमारे जितनी भी प्रकार की पहले की दमित इच्छाएं होगी, हमारी जो है आवश्यकताएं होगी, जो चीज़ हमने चाहा कि हमें ये चीज़ पानी है और वो हमें नहीं मिली, तो वो सीधी जाती है हमारे अचेतन मन में। ओके, और जो है इसमें क्या होता है कि सही गलत का, अच्छे बुरे का अवचेतन मन को जो है बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता है। जैसे जैसे हम इसे निर्देश देते हैं उसी को सच मान लेता है। अगर हम अपने माइंड में बुरे थॉट्स डाल रहे हैं बार बार, तो जो है हम बुरे बनते जाएंगे। अगर हम इसे पॉजिटिव थिंकिंग के साथ अगर लेके चलते हैं, तो हमें जो है वो हमारी पॉजिटिविटी जो है वो निखर के आती है। ओके, और इसकी हम बात कर लेते हैं। इसमें क्या होता है कि हमारा अचेतन मन जो है वो, हम खुद सो जाते हैं लेकिन यह जो है 24 घंटे तक काम करता रहता है। 24 घंटों तक जो है वो कभी सोता नहीं है। इसके अंदर, हमारे मस्तिष्क के अंदर जो है वो क्रियाएं चलती रहती हैं। तभी हमें बोलते हैं ना कि सपने आते हैं, तो वो किस लिए आते हैं, हमारे अचेतन मन के कारण। ओके, और ऐसा भी मैं आपको बताना चाहूँगी कि अचेतन मन हमारा इतना ज़्यादा पावरफुल है कि लाइफ में आपको कुछ भी अचीव करना है, फ्यूचर में जाके आपको कुछ बनना है या फिर आपको किसी चीज़ को पाना है, तो अगर आप सोने से 5 से 10 मिनट पहले अगर उस चीज़ को ध्यान में लेके सोते हैं कि मुझे ये करना है, अगर आप पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं, तो आपको जो है वो पावरफुल बनाने में मदद करता है। कौन? अवचेतन मन। ओके, तो इतना ज़्यादा पावरफुल जो होता है, और लोगों को इसकी शक्तियों के बारे में इतना ज़्यादा कुछ पता नहीं है। ओके, जो है सबकॉन्शियस माइंड की एक बुक भी है कि किस तरीके से हम इसकी पावर को जान सकते हैं, उसको भी आप एक बार जो है वो पढ़ के देखना, आपको अच्छे से पता चल जाएगा इसकी पावर का। ओके, सेकंड हम बात कर लेते हैं टॉपिक की, वो आता है हमारा व्यक्तित्व की संरचना। तो सिगमंड फ्राइड ने जो है व्यक्तित्व को समझने के लिए संरचनाओं के आधार पर इसे डिवाइड कर दिया। तो 3 तरीके से इन्होंने बताया है कि इदम, इड बोला जाता है जिसे अहम, और प्राहम। प्राहम हमारा होता है ईगो, ईगो भी हम इसे कह सकते हैं। तो इसमें क्या क्या होता है वो हम जान लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इड की। तो इसमें क्या बताया गया है, इड में हमें क्या बताया गया है कि जितनी भी प्रकार की हमारी दमित आवश्यकताएं होती हैं, हमारी काम इच्छाएं होती हैं,
और आक्रामक आवेगों की तात्कालिक तुष्टि से होता है। इसका अर्थ ये जो है व्यक्ति की मूल प्रवृत्ति ऊर्जा का एक स्रोत होती है। ओके, और इसमें हमें क्या बताया गया है, और इसमें एक हमारा टॉपिक आता है कि सुकेप्सा सिद्धांत के आधार पर यह कार्य करता है। जो सुकेप्सा सिद्धांत की हम जब भी बात करते हैं तो वो हम इड के अंतर्गत वो आता है। इसमें क्या होता है कि व्यक्ति जो है एक अपने जीवन में सुख की तो तलाश करता है और कष्टों का परिहार करता है, ये बताया गया है मेन इसमें, कि एक व्यक्ति चाहता है कि उसे हर प्रकार से हर जगह से खुशियाँ ही खुशियाँ मिले, जितने भी दुख हैं कष्ट हैं वो जैसे तैसे करके उसकी जो है वो ज़िंदगी से निकल जाए, उनका कैसे ही करके परिहार हो जाए, ये सोच एक व्यक्ति रखता है इड के अंतर्गत। ओके, सेकंड हम बात कर लेते हैं अहम की। इसमें क्या होता है, अहम इसका विकास हुआ तो इड से ही है और यह व्यक्ति की मूल प्रवृत्ति आवश्यकताओं की संतुष्टि जो है वास्तविकता की धरातल पर करता है। यानी कि इड जो चाहता है उसको वास्तविकता में बदलने का कार्य करती है। कौन? अहम। तो इसका एक एग्जाम्पल है, इसे वास्तविकता सिद्धांत भी हम कह सकते हैं। इसका एक बहुत ही अच्छे से एग्जाम्पल दे रखा है आपकी बुक में, वो बताती हूँ मैं आपको कि एक बालक का इड जो आइसक्रीम खाना चाहता है उससे कहता है कि आइसक्रीम वो झटक से खा ले, एकदम से लेकर खा ले। इड तो कह रहा है कि उसे आइसक्रीम खानी है, जल्दी से ले ले, लेकिन उसका अहम ये बोल रहा है कि आइसक्रीम खाने से पहले मेरे को इच्छा जो है वो अनुमति लेनी पड़ेगी कि कोई शॉप पे गया हुआ है तो पहले ये तो है नहीं कि वो एकदम से उठा के खा लेगा, तो उसे पहले दुकानदार से पूछना पड़ेगा, पैसे देने पड़ेंगे, उसके बाद वो जो है ले सकता है। ओके, तो ये होती है हमारी इड और अहम में अंतर कि हाँ हमारा मन कर रहा है ले लो मैं किसी चीज़ को, सच्चाई ये है कि पहले मुझे परमिशन लेनी पड़ेगी। ओके, थर्ड हम बात कर लेते हैं इसमें प्राहम की। तो इसमें क्या होता है, प्राहम में होता है हमारा, इसको समझने के लिए इसकी विशेषता बताने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि इसको मानसिक प्रकारों की नैतिक शाखा के रूप में जाना जाए। प्राहम इड और अहम को बताता है कि विशिष्ट अवसर पर इच्छा विशेष की संतुष्टि नैतिक है या नहीं है, यानी कि क्या चीज़ हमारे लिए सही है, क्या चीज़ हमारे लिए सही नहीं है, वो चीज़ होती है हमारी प्राहम के अंतर्गत आती है। ओके, नैतिकता को बढ़ावा देती है कि कुछ भी काम करना हमारे लिए कितनी जो है वो कहाँ तक सही है और जो है कहाँ तक हमारे लिए नैतिक नहीं है। ओके, उसके बाद हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। तो जो सिगमंड फ्राइड के द्वारा अहम रक्षा युक्तियाँ दी हुई हैं, ये कौन कौन सी युक्तियाँ हैं वो हम जान लेते हैं। सबसे पहले होता क्या है इससे कि वास्तविकता को विकृत कर दुश्चिंता कम करने का एक तरीका है। यानी कि मान लो कि अगर एक व्यक्ति से किसी प्रकार का कोई अपराध हो जाता है तो वह बहुत ज़्यादा दुश्चिंता में है, परेशानी में है कि अब वो करे तो करे क्या। तो सिगमंड फ्राइड ने क्या किया कि उनको कम करने के लिए 5 अहम रक्षा युक्तियाँ बताई जिससे व्यक्ति खुद को यानी कि बचा सकता है, खुद को यानी कि थोड़ा बहुत संभाल सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं युक्ति हमारी है दमन की। दमन में क्या किया कि जितने दुश्चिंता उत्पन्न करने वाले व्यवहार और विचार पूरी तरह चेतना के स्तर से विलुप्त कर दिए गए, यानी कि हमारी सोच समझ में यानी कि उन चीज़ों को बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया, दफना दिया गया, जितने भी प्रकार की जो हमारी दुश्चिंता का कारण जो स्रोत बन रहे हैं उनको। ओके, जिससे हम छुटकारा पा सकते हैं। सेकंड हमने क्या किया कि
प्रेक्षण, प्रक्षेपण। सेकंड है आपकी बुक में जो है वो प्रक्षेपण। इसमें इन्होंने क्या किया कि प्रक्षेपण में क्या होता है कि लोग अपने विशेषकों को दूसरों पर आरोपित करते हैं, यानी कि गलती किसी के द्वारा की गई है और जो है इल्ज़ाम दूसरे व्यक्ति के ऊपर लगा दिया जाता है खुद को बचाने के लिए। तो ये होता है हमारा प्रक्षेपण। थर्ड इन्होंने क्या बताया, अस्वीकरण। अस्वीकरण में क्या बताया गया है, अस्वीकरण में बताया इन्होंने कि एक व्यक्ति पूरी तरह से वास्तविकता को स्वीकार करने से नकार देता है। यानी कि इसमें क्या बता दिया कि एक व्यक्ति ने गलती तो कर दी है, मानने के लिए वह तैयार ही नहीं है, बिल्कुल नकार देता है वास्तविकता को कि नहीं, मैंने तो यह अपराध किया ही नहीं, मैंने ऐसा किया ही नहीं, किसी और ने किया होगा, मुझे क्या पता, ये वो ऐसे करता है व्यक्ति। ओके। सेकंड हम इसमें बात कर लेते हैं प्रतिक्रिया निर्माण। इसके अंतर्गत क्या बताया है, प्रतिक्रिया निर्माण में व्यक्ति अपनी वास्तविक भावनाओं और इच्छाओं के ठीक विपरीत प्रकार का व्यवहार कर अपनी दुश्चिंता से रक्षा करने का प्रयास करता है। यानी कि अगर उससे गलती हो भी गई है तो वह खुद को समझाता है, दूसरे उपाय करने की कोशिश करता है, चलो आगे आज के बाद मैं ऐसा नहीं करूँगा, अब मेरे से गलती हो गई है, कोई बात ना, ये वो। ओके। तो इस तरीके से हम व्यक्ति जो है वो दुश्चिंता को कुछ हद तक कम कर सकता है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं युक्तिकरण की। इसमें क्या होता है, व्यक्ति जो है, एक व्यक्ति अपनी तर्कहीन भावनाओं और व्यवहारों को तर्कयुक्त और स्वीकार्य बनाने का प्रयास करता है। इसमें हम यह भी कह सकते हैं कि एक व्यक्ति जो है अपनी दुश्चिंता को कम करने के लिए नए नए तरीकों को देखता है, युक्तियाँ लगाता है, अपने तर्क का इस्तेमाल करता है कि हाँ मैं कैसे छुटकारा पा सकता हूँ, ऐसी स्थिति मेरे साथ बन रही है तो मैं इसका सॉल्यूशन कैसे निकाल सकता हूँ, नए नए आइडियाज़ वो लेके आता है। ओके। तो ये है हमारा अहम रक्षा युक्तियाँ। पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम में कई बार कि इसके बारे में बताइए, तो आप इसे अच्छे से रीड कर लीजिएगा। ओके। उसके बाद हम बात कर लेते हैं, नेक्स्ट है हमारा व्यक्तित्व विकास की अवस्थाएं, जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारा बन के आता है कि सिगमंड फ्राइड के द्वारा व्यक्तित्व की कुछ अवस्थाएं हमारी दी हुई है 5 प्रकार से, वो हम जान लेते हैं क्या क्या है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मौखिक अवस्था की। मौखिक अवस्था में क्या होता है, इसमें जो है वो एक नवजात शिशु की मूल प्रवृत्ति मुख पर केंद्रित होती है। यह शिशु का प्राथमिक सुख प्राप्ति का केंद्र होता है। यानी कि क्या होता है कि जब एक छोटा बच्चा होता है तो उसकी मूल प्रवृत्ति, उसकी खुशियों का जो रीजन है वो होता है उसका मुख, क्योंकि उससे जो है उसे जब भी भूख लगती है तो उसे खाना मिलता है, उसके जो है मन को संतुष्टि मिलती है खाना खा के। और क्या करता है छोटा बच्चा जो है वो अंगूठा चूसता है, जिससे उसे आनंद की अनुभूति होती है। ओके। सेकंड हम इसमें बात कर लेते हैं, सेकंड है हमारी गुदी अवस्था। इसमें क्या होता है, 2 या 3 वर्ष की आयु में बच्चा समाज की कुछ मांगों के प्रति अनुक्रिया करना सीख जाता है। यानी कि थोड़ा सा जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो अपने समाज की उसे जो जो चीज़ें बताई जा रही हैं, जो चीज़ें उसे दिखाई जा रही हैं, उनके प्रति जो है वो अनुक्रिया करना प्रारंभ कर देता है। और इसमें क्या होता है कि बालक जो है वो मल त्याग और जो है मूत्र त्याग जैसे शारीरिक प्रक्रिया सीख जाता है। अधिकांश बच्चे इस आयु में इन क्रियाओं को करने में आनंद का अनुभव भी करते हैं। ओके।
फिर इसमें क्या बताया है, शरीर का गुदीय क्षेत्र कुछ सुखदायक भावनाओं का जो है वो केंद्र माना गया है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं, थर्ड है हमारी लैंगिक अवस्था। इसमें क्या होता है, यह अवस्था जननांगों पर बल देती है। 4 से 5 वर्ष की आयु में बच्चे पुरुषों एवं महिलाओं के बीच जो है वो भेद करना सीख जाते हैं। इस दौरान जो है वो बालकों में एडिपस मनोग्रंथि जो है उसका विकास होता है, जिससे अपने माता के प्रति प्रेम और पिता के प्रति आक्रामकता का व्यवहार जो है वो बच्चा करने लग जाता है। ओके, उसके बाद में क्या बताया है, और जो बालिकाओं में जो है वो इलेक्ट्रा मनोग्रंथि का निर्माण होता है, जिससे बच्चे जो है वो जिससे बालिकाएं जो है वो अपने माता की और पिता से ज़्यादा प्रेम करती है। ओके, और फोर्थ हम इसमें बात कर लेते हैं काम प्रस्तुत अवस्था की। इसमें क्या होता है, यह अवस्था 7 वर्ष की आयु से प्रारंभ होकर यौन अवस्था तक बनी रहती है। इस अवधि में बालक का विकास शारीरिक दृष्टि से होता रहता है, किंतु उसकी काम इच्छाएं सापेक्ष रूप से जो है वो निष्क्रिय होती है। लास्ट हम इसमें बात कर लेते हैं जननांगीय अवस्था की। तो जननांगीय अवस्था में क्या होता है, यह अवस्था 7 वर्ष की आयु से प्रारंभ होकर यौन आरंभ तक बनी रहती है। इस अवस्था में बालक का विकास शारीरिक दृष्टि से होता रहता है, किंतु उसकी काम इच्छाएं सापेक्ष रूप से निष्क्रिय हो जाती हैं। बालक की अधिकांश ऊर्जा सामाजिक अथवा उपलब्धि संबंधी क्रियाओं में व्यय होती है। यानी कि जो जननांगीय अवस्था हमारी होती है उसमें क्या होता है कि इस अवस्था में व्यक्ति मनोलैंगिक विकास में परिपक्वता प्राप्त करता है। पूर्व की अवस्थाओं की काम इच्छाओं, भय और दमित भावनाएं पुनः जो है वो अभिव्यक्त उसके अंदर होने लगती है। तो इस तरीके से ये है हमारी व्यक्तित्व विकास की कुछ प्रमुख अवस्थाएं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं, नेक्स्ट है हमारा पश्चय फ्रायडवादी उपागम, जिसे जो है वो नव विश्लेषणवाद के नाम से भी जाना जाता है। इसमें ये जो सिद्धांत है वो कार्ल यूंग्स के द्वारा दिया गया है, जिसमें इन्होंने उद्देश्य एवं आकांक्षाओं पर अधिक बल दिया है। इसके अंतर्गत इन्होंने जो है विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान के बारे में बताया है और जो है एक आद्य प्ररूप के बारे में बताया है। ओके, तो ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है ये आपके लिए। उसके बाद हम बात कर लेते हैं, सेकंड है हमारा केरेन होर्नी आशावाद। इसने जो है वो विक्षुब्ध अंतर्वैयक्तिक संबंध और मूल दुश्चिंता के 2 पॉइंट्स बताए हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, कई बार आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो विक्षुब्ध अंतर्वैयक्तिक संबंध में क्या होता है, यानी कि जब बच्चा छोटा होता है तो क्या होता है कि अगर तो माता पिता उसके प्रति व्यवहार जो है वो उदासीन, हतोत्साहित या अनियमित होता है, माता पिता का व्यवहार जो उसे असुरक्षा महसूस कराता है, तो वो आता है हमारा विक्षुब्ध अंतर्वैयक्तिक संबंधों के अंतर्गत। इसके परिणाम क्या होंगे कि बच्चे में जो है वो मूल दुश्चिंता का शिकार एक बच्चा हो जाता है। ओके, उसके बाद हम बात कर लेते हैं एल्डर्स की। एल्डर्स जीवन शैली एवं सामाजिक अभिरुचि। इन्होंने जो है वो अपने सिद्धांत में व्यष्टि तथा व्यक्तिक विज्ञान के बारे में बताया है, व्यक्तिगत लक्ष्यों के बारे में बताया है और जो है हीनता मनोग्रंथि के बारे में बताया है। फिर फोर्थ में आता है हमारा कोर्स और मानवीय। कोर्स जो है इन्होंने मानवीय महत्व पर अधिक बल दिया है। इसमें इन्होंने क्या बताया है कि जो एक मानव होता है वो एक सामाजिक प्राणी होता है, क्योंकि समाज में रहता है, तो वह जो
उसे एक सामाजिक प्राणी माना गया है। स्वतंत्रता की इच्छा करता है कि उसे सभी प्रकार की सारी स्वतंत्रताएं उसे मिलनी चाहिए, किसी प्रकार की उसके ऊपर रोक टोक नहीं होनी चाहिए, ये सब। ओके। उसके बाद में क्या होता है कि न्याय और सत्य के लिए संघर्ष एक व्यक्ति समाज में रहकर करता है, यानी कि जितने भी मानव को किस तरीके से महत्व दिया जा सके, किस तरीके से उसको समझा जा सके, तो इसका अध्ययन किया है कोर्स के द्वारा अपने सिद्धांत में। फिर हम बात कर लेते हैं एरिक एरिक्सन की। इन्होंने जो है वो अनन्यता की खोज करी है और जो है अनन्यता संकट के बारे में बताया है। ओके। उसके बाद नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं व्यवहारवादी उपागम की। तो इसमें क्या है, यह उपागम उद्दीपक अनुक्रिया के आपसी तालमेल के आधार पर अधिगम और प्रलयन को महत्व देता है। महत्व पार पर अधिगम आधार व्यवहारवादियों के अनुसार पर्यावरण के प्रति व्यक्ति की अनुक्रिया के आधार पर उसके व्यक्तित्व को अच्छी तरह से समझा जा सके। यानी कि इन्होंने क्या किया, व्यवहारवादियों ने, कि किस तरीके से व्यक्ति के व्यवहार को समझा जा सकता है व्यक्ति की अनुक्रियाओं के आधार पर। इन्होंने अपने सिद्धांत में उद्दीपक अनुक्रियाओं के आपसी तालमेल के आधार पर जो है व्यक्ति का अध्ययन करना चाहा है। अनुक्रिया की बात कर लेते हैं। इसमें क्या है कि कार्य के बाद का प्रभाव होता है हमारा प्रतिक्रिया, यानी कि जब भी हम कोई कार्य करते हैं उसके बाद में हमें क्या प्रतिक्रिया मिल रही है, या किसी चीज़ को हम देखकर क्या प्रतिक्रिया करते हैं, वो होती है हमारी अनुक्रिया। प्रत्येक अनुक्रिया एक व्यवहार है जो किसी आवश्यकता को संतुष्ट करने के लिए प्रकट की जाती है। ओके। तो फिर हम नेक्स्ट उपागम की बात कर लेते हैं। हमारा है सांस्कृतिक उपागम। इसमें क्या है कि सांस्कृतिक उपागम वह उपागम है जो सामाजिक संबंधों और सामाजिक संगठन की तुलना में किसी समाज की सांस्कृतिक विशेषताओं के आधार पर उसकी संरचना को स्पष्ट करता है। यानी कि सांस्कृतिक उपागम की बात करें तो अपनी अपनी संस्कृति को अधिक महत्व दिया गया है। ओके। उसके बाद हम बात कर लेते हैं मानवतावादी उपागम की। इसमें जो है क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं। मानवतावादी उपागम जो है वो कार्ल रोजर्स और अब्राहम मैस्लो के द्वारा दिया गया है। इसमें इन्होंने क्या बताया है कि मानवता रोजर्स द्वारा प्रतिपादित सर्वाधिक महत्वपूर्ण विचार एवं पूर्णतः प्रकाशशील व्यक्ति का है। उनका विश्वास है कि व्यक्तित्व के विकास के लिए संतुष्टि जो है वो अभिप्रेरक शक्ति है। यानी कि संतुष्टि का मतलब क्या होता है कि व्यक्ति ऐसा क्या काम करे जिससे उसे पूरी तरीके से वो संतुष्ट हो उस काम को लेकर। इस चीज़ को समझने की इन्होंने जो है वो अपने सिद्धांत में कोशिश करी है। इसमें इनके कुछ पॉइंट्स हैं। लक्ष्य उन्मुख और सेवार्थ व्यवहार, असर्त सकारात्मक आदर, अनुकूली तथा आत्मसिद्धि व्यवहार और जो है सेवा केंद्रित चिकित्सा। इन सब चीज़ों के ऊपर जो है इन्होंने बल दिया है अपने सिद्धांत में, जो है डिटेल में इसको जो है वो समझाने की कोशिश करी है। फिर उसके बाद हम बात कर लेते हैं आत्मसिद्धि की। आत्मसिद्धि में क्या होता है, स्वयं के प्रति ज्ञान प्राप्त हो जाना। यानी कि हर कोई व्यक्ति चाहता है कि वह अपने आप को पूरे तरीके से जान जाए कि हाँ वो क्या चाहता है, क्या उसके लिए सही है, क्या उसके लिए गलत है, उसे लाइफ में क्या चीज़ पानी है। अगर तो वो सारी चीज़ें उसे मिल जाती हैं तो एक व्यक्ति सोचता है कि मैंने आत्मसिद्धि को पा लिया है। पूरी तरीके से संतुष्टि जब व्यक्ति को मिल जाती है तो वो होती है हमारी आत्मसिद्धि। हालांकि ऐसा होता नहीं है, क्योंकि कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो जल्दी से संतुष्ट हो जाए। एक उसकी इच्छा पूरी हुई तो दूसरी तैयार है, अब मुझे ये चाहिए, अब मुझे ये चाहिए। ओके, रियलिटी तो यही है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं व्यक्तित्व का मूल्यांकन। व्यक्तित्व के मूल्यांकन में क्या होता है
यानी कि किस तरीके से हम व्यक्ति को समझ सकते हैं, मूल्यांकन करना उसका जो है वो मूल्यांकन में इन्होंने क्या बताया है, किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को समझने के लिए स्वउद्देश्य औपचारिक प्रयास को व्यक्तित्व मूल्यांकन कहा जाता है। ओके, इसके अंतर्गत जो है इन्होंने आत्म प्रतिवेदन माप दिया है। इसमें इन्होंने क्या बताया है आत्म प्रतिवेदन माप में कि ये माप उचित रूप से संचरित होते हैं और प्राय ऐसे सिद्धांतों पर आधारित होते हैं जिसमें प्रयोज्य को किसी प्रकार की निर्धारित मापनी पर शाब्दिक अनुक्रिया करनी होती है। यानी कि इसमें क्या होता है कि उन्हें एक परफॉर्मा दे दिया जाता है, उसमें कुछ क्वेश्चंस वगैरह होते हैं, तो उन्हें जो है वो अपनी शाब्दिक अनुक्रिया करनी होती है इसके अंतर्गत। ओके, आलपोर्ट के द्वारा ये दिया गया है। सेकंड हम बात कर लेते हैं मिनेसोटा बहुपक्षीय व्यक्तित्व सूची के बारे में, जो हाथवे और मैकले के द्वारा दी हुई है। इसमें इन्होंने क्या किया है, इसमें इन्होंने जो है वो इसका परिशोध MMPI-2 के रूप में भी उपलब्ध है, जिसमें 567 कथन दिए हुए हैं और जो है प्रयोज्य को उन कथनों को पढ़ के सही और गलत का चुनाव करना होता है। जो उसे जैसा लगे कि हाँ ये मैंने पर्सन पढ़ा, मेरे को क्या लगा सही गलत, वो करता है उसमें। ओके, सेकंड हम इस आगे बात कर लेते हैं आइजेंक व्यक्तित्व प्रश्नावली की, जो कि EPQB से बोला जाता है। इसमें जो है वो अंतर्मुखता और बहिर्मुखता के बारे में जो है वो बताया गया है। वो मैंने आपको पहले बताया भी था कि अंतर्मुख और बहिर्मुख व्यक्ति कौन कौन से होते हैं, उन सब के बारे में डिटेल में इन्होंने बता रखा है। सेकंड में क्या किया, आइजेंक व्यक्तित्व प्रश्नावली के अंतर्गत सांवेगिक स्थिरता अस्थिरता के बारे में बताया है और एक मन स्थापिकता के बारे में बताया है। ओके, लास्ट हम बात कर लेते हैं 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली, जिसे जो है PF 16 PF कारक भी बोल सकते हैं हम, जो कि कैटल के द्वारा दिया हुआ है। ओके, उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, वो है हमारी प्रक्षेपी तकनीकी। इसके अंतर्गत क्या होता है कि अचेतन अभिप्रेरणाओं और भावनाओं का मूल्यांकन, यानी कि मैंने आपको बताया ना कि कितने प्रकार से हमारी अचेतन भावनाएं हैं, कितनी हमारे अचेतन मन के अंदर अभिप्रेरणाएं और उनकी भावनाओं का मूल्यांकन करना वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। ये बहुत बार एग्जाम में आपके पूछा भी जाता है कि किस तरीके से हम जो है अपने अवचेतन मन की शक्तियों को बढ़ा सकते हैं, वो सब। प्रक्षेपित तकनीकों का विकास जो है अचेतन अभिप्रेरणाओं और भावनाओं का मूल्यांकन करने के लिए किया गया है। ये तकनीकें इस अभिग्रह पर आधारित है कि कम संचरित उद्दीपक अथवा स्थिति व्यक्तियों को उस स्थिति पर अपनी भावनाओं, इच्छाओं और आवश्यकताओं को प्रक्षेपण करने का अवसर प्रदान करता है। ओके, इसके अंतर्गत जो है इन्होंने रोसा मसीलक्षण परीक्षण दिया है, जिसमें कि 10 मसीलक्षण शाही धब्बे लिए जाते हैं, जो कि 5 हमारी काली शाही के होते हैं और जो है वो 5 सफ़ेद रंग के होते हैं। 5 चार्ट ले लिए और जो है उसमें क्या होता है, शाही की बूंद डाली जाती है और हमें क्या डायग्राम बन रहा है वो उसको हाफ फोल्ड कर दिया जाता है। उसके बाद हमें जो डायग्राम हमें जो दिखता है उसमें हमें पूछा जाता है कि अब आपको जो है इसके अंदर क्या दिख रहा है, तो वो होता है हमारा जो है वो रोसा मसीलक्षण परीक्षण के अंतर्गत। ओके, सेकंड आता है हमारा कथानक संप्रेक्ष्य परीक्षण, जिसे TAT भी बोला जाता है। मार्गे एंड मरे के द्वारा दिया हुआ है यह सिद्धांत। इसके अंतर्गत इन्होंने क्या बताया है कि 20 कार्ड लिए जाते हैं, इसके अंदर जो है वो और उन कार्डों में जो है वो पूछा जाता है कि अब आपको जो है वो उनके व्यक्तियों के हाव भाव को वो करने के लिए, देखने के लिए हमें जो है वो दिखाया गया है कि अब हमें
क्या भाव देखने को मिल रहे हैं। अब आपको इसमें क्या दिख रहा है वो सब। ओके, उसके बाद हम बात कर लेते हैं रोजेनविंग का चित्रगत कुंठा अध्ययन, जिसे पीएफ के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंतर्गत क्या होता है कि आक्रामकता की दिशा पर्यावरण के प्रति अथवा स्वयं के प्रति हो सकती है। यह भी संभव है कि स्थिति को टाल देना या उसके महत्व को घटा देना के प्रयास में आक्रामकता की स्थिति समाप्त हो सकती है। पारीक ने भारतीय जनसंख्या पर उपयोग के दौरान इस जो है परीक्षण का जो है वो प्रतिपादन किया है। फिर लास्ट है हमारी इसके अंदर वाक्य समापन परीक्षण। इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि व्यक्ति का चित्रांकन करना। इसके नाम से स्पष्ट हमें हो रहा है कि एक हमें वाक्य दे दिया जाता है, जैसे कि मेरे पिता आगे हमारी इच्छा है कि मेरे पिताजी ये काम करते हैं, मेरे पिताजी का नाम ये है। वो हमारे मूड के ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस जगह पर जो है वो किस वाक्य को दिखाना चाह रहे हैं। मुझे सबसे अधिक भय किस चीज़ से लगता है उसके बारे में आप बता रहे हैं। यानी कि हमें एक वाक्य दे दिया जाता है जिसको पूर्ण करना हमारा काम होता है। ओके, इसके अंतर्गत फिर उसके बाद हम बात कर लेते हैं व्यवहारवाद विश्लेषण के बारे में। इसमें इन्होंने क्या बताया है कि व्यक्ति के व्यवहार द्वारा व्यक्तित्व के बारे में सार्थक सूचना प्राप्त करना। इसमें आती है हमारी साक्षात्कार, बातचीत करके व्यक्ति से प्रश्न पूछे जाते हैं, जो है प्रेक्षण विधि का इसमें उपयोग किया गया है, और जो है व्यवहारपरक निर्देशक होते हैं शैक्षणिक एवं औद्योगिक वातावरण में। ओके, नाम निर्देश के बारे में इसमें बताया गया है। और फिर आता है हमारा स्थितिपरक परीक्षण। ओके, तो इस तरीके से जो है ये होता है हमारा आज का लेसन कंप्लीट। नेक्स्ट इसके क्वेश्चन आंसर आपको जो है वो नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, और जो है तो नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्द आपके लिए आ जाएगी, तो बने रहें हमारे साथ। थैंक यू।